कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है उसको हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब होता है पहचान, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे ये पढ़ा था, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप लोगों ने ये पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ मतलब आ का मतलब आ, ए, ई, आदि आए, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आपने क्या देखा? यदि हिंदी वाक्य के अंत में कभी भी टेंस बनाते समय सेंटेंस कितना ही लॉन्ग हो, कितना ही बड़ा हो, तो आपको क्या देखना है कि उसके अंत में जो मुख्य क्रिया है उसमें क्या आया हुआ। यदि ता था, ती थी, ते थे या आ का मात्रा आया हो, या ए का मात्रा आया हो, या ई का मात्रा आया हो, तो वह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए। वह पुस्तक पढ़ता था। वह पुस्तक पढ़ता था। वह पुस्तक पढ़ता था। आपने क्या देखा? अंत में ता था आया। आया है कि नहीं? पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसीलिए आपने एग्जाम्पल में क्या देखा? ता था आया है कि नहीं? तो नेक्स्ट देखिए, सीता उपन्यास पढ़ती है, सॉरी थी। देखिए अंत में क्या आया? थी। सीता उपन्यास पढ़ती थी। वे स्कूल गए। देखिए गए, गए में क्या है? ए का मात्रा आया है। आया है कि नहीं? तो आपने क्या देखा कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था,
ती थी, ते थे, या आ, ए, ई आदि आ रहा है, तो वह सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब हम ये पढ़ेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। किसी भी टेंस को ट्रांसलेशन बनाने से पहले वह किस टेंस में है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, और यदि टेंस का पता चल गया तो हमें यह नॉलेज होना चाहिए कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। आपसे एग्जामिनर जब वाइवा लेता है तो उस समय आपसे पूछता है व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है बेटा? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आप जानेंगे, आपको नॉलेज है तो आप कहेंगे सर डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड ओनली वन हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए वह सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, चाहे वह एक वचन करता हो, चाहे वह बहुवचन करता, चाहे वह सिंगुलर नंबर हो, चाहे वह प्लूरल नंबर। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे और आगे नोट करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हेडिंग हमारी है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है। आपने क्या देखा? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यह सभी के साथ ही। फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। अब हेडिंग आपकी पड़ेगी फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब के दो फॉर्म का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनर इस टेंस के बारे में पूछता है कि वह जानता है कि यदि पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, रेगुलर क्लास किया है, यदि उसने स्टडी अच्छी तरह से की है तो वह अवश्य इसके बारे में बताए। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में आप नहीं बताएंगे। तो इसमें दो फॉर्म होते हैं यूज क्रिया के, वर्ब के दो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट
टेंस के अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया समझ रहे हैं, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आपने क्या देखा? आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? किस फॉर्म का प्रयोग हो रहा है? सेकेंड फॉर्म। जैसे गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इसका सेकेंड फॉर्म वेंट। ये क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है। किसका सेकेंड फॉर्म है? गो का। तो इसमें मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किस सेंटेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है? और निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब यूज निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आपने क्या देखा? एग्जामिनर बार बार पूछेगा आपसे, परीक्षाओं में इस टेंस से दी जाती हैं, चाहे वह कंपटीशन हो चाहे वह आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम हो।
फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जाते हैं, चेंज इनटू सेंटेंस में दिए जाते हैं। श्योर आपके परीक्षा में ही आना है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। तो आपने क्या पढ़ा? फाइनाइट वर्ब। किसकी फाइनाइट वर्ब? मेन वर्ब आपने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब आपसे कोई पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि निगेटिव सेंटेंस में तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये अच्छी तरह से आप कंठस्थ कर लें, लर्न कर लें और नोट कर लें। नोटेड इस, आप लोग नोट कर लें इस पॉइंट को। उसके बाद आगे हम बढ़ें। हमने क्या लिख दिया? अफर्मेटिव सेंटेंस। आप कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस मैं बार बार बता रहा हूं, उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड न आया हो और न ही नॉट का प्रयोग किया गया हो, वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है कि नहीं है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला लिखेंगे पहले, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले लाइन ड्रा हम करते हैं और पहले ट्रांसलेशन बनाने की विधि में पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो कर्ता होती है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। किसकी इंग्लिश लिखते हैं? सब्जेक्ट कर्ता की इंग्लिश। सेकेंड नंबर पर हम क्या लिखते हैं? आपने कहा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हम यहाँ पर V2 का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, V1 जहां हम लिख रहे हैं तो समझिए वर्ब का फर्स्ट। क्लियर है? उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा क्या होगा? ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और फोर्थ नंबर पर क्या होगा? कंप्लीमेंट। क्या होगा? कंप्लीमेंट। फोर्थ नंबर पर कंप्लीमेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का फार्मूला हमने क्या देखा? पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। किसकी इंग्लिश लिखेंगे? सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट जो वाक्य को पूरा करता है उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। क्लियर है? जैसे मोहन पत्र लिखता था। कौन पत्र लिखता था? मोहन। कौन लिखता था? मोहन। अंत में क्या आया? ता था। आपने देखा कि हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया आई हुई है। और वह मुख्य क्रिया क्या है?
ता था, लिखना में क्या आया है बेटा, ता था। तो मोहन पत्र लिखता था, ये किस टेंस में आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। तो कौन लिखता था, मोहन। कौन लिखता था, मोहन। तो मोहन आपका क्या हो गया, यहां हो गया आपका सब्जेक्ट, और मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे मोहन। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट हमारा मिल गया। उसके बाद है लिखता था वर्ब। लिखना की स्पेलिंग राइट, लेकिन क्या लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहां देखिए दिया है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रोट। क्या होगा, रोट। अब देखिए क्या लिखता था, पत्र को लिखता था। मोहन रोट अ लेटर। मोहन रोट अ लेटर। मोहन पत्र को लिखता था। एनी डाउट। मैंने देखिए आपके सामने क्या लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या प्रयोग किया, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया। वर्ब के किस फॉर्म का यूज किया, यहां देखिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, जो आप देख रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल देख लें। मैं प्रश्न हल किया। देखिए किया, किया में क्या आ गया, आ का मात्रा आ गया। किया में क्या आया बेटा, आ का मात्रा आया। तो इससे क्या हो गया, ये किस टेंस में हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो गया। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है और न तो निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें भी हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन प्रश्न हल किया, मैं की स्पेलिंग क्या होगा डियर, आई। क्या होगा, आई। और वर्ब क्या है, हल करना। हल करना की इंग्लिश क्या होती है, सॉल्व। और सॉल्व का सेकेंड फॉर्म सॉल्व, ईडी जोड़ देते हैं। और क्या हल किया, किसको हल किया, प्रश्न को हल किया, सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है, आई सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने प्रश्न को हल किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की पहले इंग्लिश लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ और हम ट्रांसलेशन आपको बनवाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। वे मैच खेलने के लिए
तुम्हें बुलाते थे, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, वे तुम्हें मैच खेलने के लिए बुलाते थे, या वे मैच खेलने के लिए तुम्हें बुलाते थे। क्लियर है? कौन बुलाता था? वे। अब देखिए, वे की स्पेलिंग क्या होगी? दे। वे की स्पेलिंग क्या होगी? दे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो यहां लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे डियर? दे। उसके बाद मुख्य क्रिया आपका क्या है? बुलाते थे। बुलाते थे। तो बुलाना का काल, काल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? कार्ड। दे कार्ड यू। यू मने तुम्हें। यू मने तुम्हें। किस लिए बुलाते थे? खेलने के लिए। ने के लिए आप देखिए आया यहां पर, ने के लिए दिख रहा है ना। तो जहां कहीं भी ने के लिए आए वहां टू का प्रयोग करते हैं, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो ने के लिए, खेलने के पहले टू प्ले, टू प्ले अ मैच। दे कॉल्ड यू टू प्ले अ मैच। वे तुम्हें, या वे मैच खेलने के लिए तुम्हें बुलाते थे। दे कॉल्ड यू टू प्ले अ मैच। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि यू माने तुम भी होता है, यू माने तुम्हें भी होता है। कोई हमें ये बताएगा कौन सा यू सब्जेक्ट है और कौन सा यू ऑब्जेक्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर भी पूछता है, आपके पेपर में भी आता है। बहुत से लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। आप कैसे बताएंगे कि यू सब्जेक्ट है कि यू ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? देखिए मैं लिख रहा हूं कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे क्या हुआ, लिख दिया मैंने आई कॉल यू। आई कॉल यू। यू कॉल मी। यू कॉल मी। ठीक है। डू यू कॉल मी। ठीक है। डू आई कॉल यू। आप देख रहे हैं यहां पर 4 सेंटेंस हमने लिखा है। कितने सेंटेंस लिखा है? 4 सेंटेंस। ध्यान से देखिए। और आपने क्या देखा इन 4 सेंटेंस में? आपने ये देखा कि यहां पर यू आया है और यहां यू आया है, यहां यू आया है, यहां यू आया है। दिख रहा है कि नहीं? 4 सेंटेंस में 4 यू आया है और चारों के प्लेस अलग अलग हैं। अब हमें ये डिफाइन करना है, हमें ये क्लियर करना है कि सेंटेंस में कौन सा यू ऑब्जेक्ट है और कौन सा यू सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है यू। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपने देखा ये जो यू है वह आपका सब्जेक्ट है। वह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ए यू आपका जो है वह आपका सब्जेक्ट है। वह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ए यू जो आपका है
वह आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने चारों यू को देखा, एक आपका सब्जेक्ट है और दूसरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम यह क्लियर करेंगे कौन सा यू हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो यू आ रहा है, ये देखिए ये क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद आ रहा है। अतः जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वह मेन वर्ब के बाद आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है। मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब है कि नहीं, आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद आ रहा है। और ये यू जो है आप इसको देख रहे हैं, ये मेन वर्ब से क्या पहले आ रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, ये देखिए मेन वर्ब के बाद आ रहा है, ये क्या है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया, जिस यू का प्रयोग वर्ब से पहले हुआ है वह यू हमारा सब्जेक्ट है, और जिस यू का प्रयोग वर्ब के बाद हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है। देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, जिस यू का मैंने प्रयोग किया है वह सब्जेक्ट है, तो वह क्या है, वर्ब से पहले आया है, मेन वर्ब से पहले आया है, और जो ऑब्जेक्ट है वह मेन वर्ब से बाद में आया। एनी डाउट, क्लियर, ओके, नोट कर ले इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया, नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस। अर्थात जिस सेंटेंस में नहीं शब्द अवश्य आएगा वह हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द अवश्य आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। अब इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, ड्रा करिए लाइन। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेल मी एनी स्टूडेंट। इतने लोग बैठे हो लेकिन किसी को नहीं आ रहा है, अभी तो पहले ही स्टार्ट में मैंने लिखवाया है। इस क्या है, डेट, क्या है, डेट। क्लियर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डेट। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई बेटा, डेट। अब क्या लगेगा, नॉट, यस, क्या होगा, नॉट, क्या होगा, नॉट। उसके बाद क्या होगा, एनी स्टूडेंट टेल मी। हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पहले ही मैं लिखा चुका हूं। क्या मैंने लिखाया है, V1। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमने लिखाया है कि नहीं लिखाया है, तो यहाँ V1 हो गया। चलो बेटा उसके बाद क्या होगा, कोई बताएगा, हाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा,
कंप्लीमेंट। पहले आपने कर्ता की इंग्लिश लिखी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये हमारा फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल हम करेंगे तभी तो आएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं आप देखते जाइए। तुम तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे। तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे। तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे। देखिए अंत में ते थे आ गया और साथ ही साथ क्या आ गया? उपन्यास। और क्या आ गया? नहीं। तो नहीं शब्द आ गया डियर स्टूडेंट, तो हो गया यह निगेटिव। तो तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे, तो इसका ट्रांसलेशन अब हम लोग बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अब आप देखेंगे। तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे, सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है? यू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? डेड। क्या लगाना है? डेड। तो यू डेड। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। क्या लगाना है? नॉट। यू डिड नॉट। क्लियर है? उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? पढ़ते थे। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? रेड। फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या है? रेड। उसके बाद क्या पढ़ते थे? उपन्यास। यू डिड नॉट रीड अ नॉवेल। यू डिड नॉट रीड अ नॉवेल। नॉवेल मतलब उपन्यास। ठीक है? तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे। तुम उपन्यास नहीं पढ़ते थे। तो आपने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डेड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आपने क्या देखा कि यह निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में आपने देखा यू डिड नॉट रीड अ नॉवेल। क्लियर है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट। सुमन फूल नहीं तोड़ती थी। सुमन फूल नहीं तोड़ती थी। दिख रहा है? तो सुमन फूल नहीं तोड़ती थी। कौन फूल नहीं तोड़ता था? सुमन। तो यहां आपका सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट?
सुमन। किसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे? सुमन की। किसकी लिखेंगे? सुमन की। तो सुमन की स्पेलिंग क्या होगी? SUMAN। SUMAN, सुमन। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? डेड। सुमन डेड, सुमन डेड नॉट, सुमन डिड नॉट, सुमन डिड नॉट प्लक, PLUCK, सुमन डिड नॉट प्लक, सुमन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर, सुमन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। सुमन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। सुमन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। आपने क्या देखा? सुमन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। सुमन फूल नहीं तोड़ती थी। इट एट निगेटिव सेंटेंस और नई शब्द आया है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। सुमन फूल नहीं तोड़ती थी। सुमन डिड नॉट प्लक अ फ्लावर। अब आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल करा दे। ठीक है? ओके ओके, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। थर्ड इसका एग्जाम्पल है, माता जी मंदिर में मंदिर में पूजा नहीं करती थी। क्यों डियर स्टूडेंट? लिखा है माता जी मंदिर में पूजा नहीं करती थी। इट इज निगेटिव सेंटेंस। क्यों? यह निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए नहीं शब्द आ गया। तो नहीं शब्द आने का मतलब क्या हो गया? यह निगेटिव सेंटेंस है। तो माता जी मंदिर में पूजा नहीं करती थी। कौन मंदिर में पूजा नहीं करता था? माता जी। क्लियर है सब्जेक्ट में? कौन लगाकर प्रश्न करिए, अपने आप सब्जेक्ट आ जाएगा। इंग्लिश बहुत इजी है, केवल हम आप सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे कंटिन्यू, तो इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगी। तो माता जी मंदिर में पूजा नहीं करती थी। तो कौन मंदिर में पूजा नहीं करता था? माता जी। माता जी मतलब मदर, मदर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डेड, मदर डेड। उसके बाद नॉट, वर्शिप, वर्शिप इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। मदर डिड नॉट वर्शिप इन द टेम्पल। माता जी मंदिर में पूजा नहीं करती थी। क्लियर है? कौन नहीं करता था? माता जी। मदर डिड नॉट वर्शिप इन द टेम्पल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किसान खेत नहीं जोतता था। किसान खेत नहीं जोतता था। किसान जानते हैं ना? किसान खेत
नहीं जोतता था। बेटा कौन खेत नहीं जोतता था? किसान। किसान क्या है? हमारे देश का अन्नदाता। वह अन्न को क्या करता है? उत्पन्न करता है। वह अन्न को उगाता है जो हमारे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग उसे ग्रहण करते हैं। तो किसान क्या है? अन्नदाता है। ओके, तो कौन खेत नहीं जोतता था? किसान। तो किसान की इंग्लिश क्या होगी? कोई बताएगा? हाँ जी, फार्मर। तो हो जाएगा द फार्मर। द फार्मर डिड नॉट प्लाउ द फील्ड। द फार्मर डिड नॉट प्लाउ द फील्ड। द फार्मर डिड नॉट प्लाउ द फील्ड। आपने एक वर्ड इसमें देखा, एक शब्द देखा। क्या आपने देखा? प्लाउ, PLOUGH। ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। इसी में प्लाउमैन कर दीजिए, प्लाउमैन, PLOUGH, प्लाउमैन। प्लाउमैन माने क्या हो जाएगा? फार्मर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फार्मर। प्लाउमैन मतलब फार्मर। देखिए वर्ब से आपने क्या बना दिया? नाउन बना दिया। बना दिया कि नहीं? तो प्लाउमैन मतलब फार्मर, फार्मर मतलब किसान, प्लाउमैन मतलब किसान। क्लियर है? अब दिख रहा है? नेक्स्ट देखिए, पांचवा एग्जाम्पल, कविता। कविता देखे, कविता कविता याद कर नहीं करती थी। कविता कविता याद नहीं करती। कविता कविता याद नहीं करती थी। देखिए कविता जो जगह आ गया, आप सोच रहेंगे अब ये क्या हो गया, सर ने क्या नोट कर दिया। एक कविता जो ये है ये हमारा सब्जेक्ट है। एक कविता जो है ये पोयम है। एक कविता क्या है? सब्जेक्ट है। एक कविता क्या है? पोयम। ठीक है, तो कौन कविता याद नहीं करता था? तो कविता। तो लिखेंगे कविता डिड नॉट। कविता डिड नॉट याद करना, लर्न। याद करना की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। कविता डिड नॉट लर्न अ पोयम। कविता डिड नॉट लर्न अ पोयम। कविता कविता याद नहीं करती थी। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस। कविता कविता याद नहीं करती थी। कविता डिड नॉट लर्न अ पोयम। कविता कविता याद नहीं करती थी। कविता डिड नॉट लर्न अ। क्लियर है? आपने निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अलग होता है, लेकिन दोनों को मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं। यदि नाट लग जाएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव,
यदि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के आप जानते हैं दो रूल होता है, ठीक है। फर्स्ट रूल जो होता है वह कहता है कि यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ठीक ना। यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, यह हमारा रूल नंबर 1 कहता है। तो आइए हम देखते हैं रूल नंबर 1। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम या रूल निम्न है। कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए, हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। प्रारंभ में क्या आ जाए तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। क्लियर है? तो आइए इसका फार्मूला लिखते हैं कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। क्लियर? ओके, डिड क्या है, डिड। लग रहा है अब तुम लोग पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पर। हाँ, क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, डिड। अब देखिए सेकेंड नंबर पर क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पर क्या होगा, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे या नहीं तो नहीं। फोर्थ नंबर पर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ नंबर पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सिक्स नंबर पर होगा कंप्लीमेंट।
और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि नहीं शब्द आएगा तभी यह यूज करेंगे, नहीं तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं शब्द आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और यदि नहीं शब्द नहीं आया तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो मैं एग्जाम्पल दू, ट्रांसलेशन बनाऊं, एनी डाउट? ओके। क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे? क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे? देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए, क्या से शुरू है कि नहीं है? इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टेड टू द हिंदी वर्ड क्या, क्या से शुरू है। तो क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे? अब क्या नहीं पढ़ाते थे इसकी तो हमने चर्चा की नहीं, तो पहले क्या आया है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेड। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेड। हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया डिड। क्यों लिख दिया? क्योंकि यह क्या से स्टार्ट है, क्योंकि यह क्या से स्टार्ट है, तो डिड आपने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। डिड द टीचर, डिड द टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। देखिए नॉट आया है, हाँ नहीं शब्द यहाँ आया है, इसीलिए हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो डिड द टीचर नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब पढ़ाते थे। पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच, TEACH। और किसको पढ़ाते थे, तुम्हें। टीच यू, टीच यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। डिड द टीचर नॉट टीच यू? क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे? कह रहा है क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाते थे, तो डिड द टीचर नॉट टीच यू। ठीक है, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टेड टू द हिंदी वर्ड्स क्या, इसीलिए यह हेल्पिंग वर्ड से बनाया गया है। यदि हिंदी के क्या शब्द से ट्रांसलेशन स्टार्ट है तो आप क्या हेल्पिंग वर्ड से ट्रांसलेशन को बनाते हैं। देखिए कोई डाउट, क्लियर है? तो क्लियर है तो आप इसे नोट कर लें, नोट कर लें आप इसे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद आगे चला जाए। और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दें? अच्छा चलिए अभी और देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लिए? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, क्या पुजारी क्या पुजारी मंदिर में पूजा
नहीं करता था। कौन मंदिर में पूजा नहीं करता था? पुजारी। पुजारी की इंग्लिश क्या होती है? प्रेस्ट। प्रेस्ट माने पुजारी। तो हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है कि नहीं? डिड हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है? पुजारी। डिड द प्रेस्ट, डिड द प्रेस्ट, PRIST, प्रेस्ट माने पुजारी। डिड द प्रेस्ट, नहीं शब्द आया है। आया है कि नहीं आया है? तो नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो डिड द प्रेस्ट नॉट। ठीक। पूजा करना, वर्शिप। वर्शिप इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। क्वेश्चन मार्क। डिड द प्रीस्ट नॉट वर्शिप इन द टेम्पल? क्या पुजारी मंदिर में पूजा नहीं करता था? डिड द प्रीस्ट नॉट वर्शिप इन द टेम्पल? एनी डाउट? आगे अब हम बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या क्या चपरासी घंटी बजाता था? देखिए, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें कहीं नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसलिए कौन सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट यूज नॉट। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं शब्द। इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? जैसे देख लें। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। आपने कह दिया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है? तो इसका ट्रांसलेशन बनाइए। अब डिड से शुरू करिए। डिड से शुरू कर दिए। अब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चपरासी। डिड द प्यून। ठीक है? अब नहीं शब्द नहीं है तो हम नाट लगाएंगे नहीं। क्लियर है? यही हम आपसे बताना जा रहे थे। यदि नाट नहीं है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यदि नाट का प्रयोग हुआ है तो वह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। यह एकदम मन में बैठा लीजिए। यह एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसका फार्मूला क्या है, कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। यह एकदम श्योर है, पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए। डिड द प्यून रिंग रिंग द बेल? डियर स्टूडेंट, आपने देखा क्या चपरासी घंटी बजाता था? डिड द प्यून रिंग द बेल? रिंग माने बजाना। हर स्कूल में होते हैं। क्यों? क्लियर है ना? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे हम चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेशन बनाने का। ओके, नोट कर लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? रूल नंबर 2। किसका रूल नंबर 2?
इंट्रोगेटिव निगेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। रूल नंबर 2 ये कहता है यदि हिंदी वाक्य के बीच में हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड आए, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल या नियम निम्न है। रूल या नियम निम्न है। यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, कुछ स्टूडेंट को ये होगा जो आज नए आए हैं, ये क्वेश्चन वर्ड क्या सर लिखे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आप जान लीजिए व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, etc। जो यही क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसे हिंदी में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे कहा जाता है। ठीक है, यदि यह सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखें कि यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इस क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। टू सी द बोर्ड, शोर मत करें। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। जो भी आया रहेगा, क्या आया है तो व्हाट, कब आया है तो व्हेन, क्यों आया है तो वाई। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की जो भी इंग्लिश होगी उसे आप नोट करेंगे। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जो आपका आया होगा उसी की सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। सेकंड नंबर पर आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर बोले क्या लिखेंगे, ओके, डेट, इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, इसकी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड, डेट, और थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। जो भी करता होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे। और फोर्थ नंबर पर क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पर आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट, यदि नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एनी डाउट। अब देखिए आपका 6 नंबर पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद कंप्लीमेंट, अंत में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह। तो आप यदि सेंटेंस
क्वेश्चन वर्ड के बीच में कोई क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, तो आप ट्रांसलेशन बताएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल करते हैं तो अभी आपको समझ में आएगा। पक्षियां आकाश में क्यों नहीं उड़ती थी? डियर स्टूडेंट्स, बीच में आ गया क्यों? आप देख रहे हैं बीच में आ गया क्यों, आया कि नहीं? यही आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। यही आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। लिख दिए? अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डेट। तो वाई डेट। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? वाई डेट। अब सब्जेक्ट क्या है? कौन नहीं उड़ता था? पक्षियां। कौन? पक्षियां। तो द बर्ड्स। द बर्ड्स। उसके बाद देखिए नहीं शब्द आया है, आपको दिख रहा है नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो क्या नॉट का प्रयोग कर देंगे। द वर्ड्स नॉट। उड़ती थी, फ्लाई। कहा? इन द स्काई। इन द स्काई क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई? पक्षियां आकाश में क्यों नहीं उड़ती थी। यह देखिए क्यों शब्द जो है वह आपके हिंदी सेंटेंस के बीच में आया है। इन द बिटवीन ऑफ द हिंदी सेंटेंस कम टू द क्वेश्चन वर्ड। क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। यू मेक द ट्रांसलेशन टू स्टार्ट द क्वेश्चन वर्ड। तो आप क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। यदि बीच में हिंदी वाक्य के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते समय उसी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट देखें। तुम गंगा में कब स्नान करते थे? कब स्नान करते थे? तुम गंगा में कब स्नान करते थे? देखिए बीच में क्या आ गया? कब। लेकिन इसमें नहीं शब्द नहीं आया, तो यह कौन सा सेंटेंस हुआ डियर स्टूडेंट? इट्स सेंटेंस इज ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आप यूज नहीं किए तो इसीलिए केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही नहीं शब्द आ जाता तो कौन सा सेंटेंस होता? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह पेपर में आता है। तो अब हम इसको बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? देखिए कब बीच में आया है कि नहीं?
तो कब की स्पेलिंग लिखिए, व्हेन, लिख लिए। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेट, व्हेन डेट, लिख लिए। अब देखिए स्नान करना, स्नान करना की स्पेलिंग, तो आपने सब्जेक्ट लिखा नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप ध्यान दे नहीं रहे हैं आप लोग। तो आपने लिख लिया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कर्ता, कर्ता क्या है, यू, व्हेन डिड यू। अब देखिए नहीं शब्द नहीं है तो आगे बढ़ जाए, स्नान करना है तो व्हेन डिड यू बाथ, BATHE, इन द गंगा, इन द गंगा, इन द गंगा, GANGA, ठीक है। व्हेन डिड यू बाथ इन द गंगा, तुम गंगा में कब स्नान करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वे पतंग, पतंग आप भी उड़ाते हैं, वे पतंग क्यों नहीं उड़ाते थे, वे पतंग क्यों नहीं उड़ाते थे, ठीक है। तो देखिए क्यों बीच में आया और नहीं भी आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, वाई होगी, जोर से बोले, होगी कि नहीं होगी, हाँ, वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, क्या है, हाँ दे, वाई डिड दे। अब क्या है, नहीं शब्द की स्पेलिंग नॉट है कि नहीं है, वाई डिड दे नॉट। अब क्या उड़ाते थे, उड़ाते थे, उड़ाना क्या क्या, फ्लाई, वाई डिड दे नॉट फ्लाई, क्या उड़ाते थे, अ काइट, पतंग, वे पतंग क्यों नहीं उड़ाते थे, वाई डिड दे नॉट फ्लाई अ काइट। अब उनसे पूछना पड़ेगा ना क्यों नहीं उड़ाते थे। तो आपने क्या देखा, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसमें आपने देखा कहीं नाट का प्रयोग हुआ, कहीं नाट का प्रयोग नहीं हुआ। जहां आपने नाट का प्रयोग नहीं किया, केवल क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया, तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और जहां आपने क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नाट का प्रयोग किया, तो वह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर है, इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे इससे रिलेटेड आते हैं और एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, दोनों चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन यदि आपको लिख दिया गया, चेंज इनटू सेंटेंस गिवन इन ब्रैकेट, अर्थात ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं उनके अनुसार आपको किसको चेंज करना है, सेंटेंस को। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको दे दिया गया सीता sang a sad song, ये क्वेश्चन दे दिया गया और ब्रैकेट में लिख दिया गया
इसको निगेटिव बनाइए, इसको आप क्या निगेटिव में चेंज करिए, इसका आंसर आप निगेटिव में दें। यह कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें वर्ब और वह भी हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फाइनाइट वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यदि ये दो चीजें आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस टेंस में दिया गया है। ओके, तो देखिए, सीता sang अ स्वीट सॉन्ग, सिंग का सेकेंड फॉर्म sang होता है। इसका मतलब ये आपका किस टेंस में है? तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट जब आपको ये पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव में चेंज करते समय उसके फार्मूले क्या हैं। तो आपने क्या देखा, निगेटिव में आप कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आपका कंप्लीमेंट होता है, उसके बाद आपका फुल स्टॉप होता है। तो आपने टेंस तो पा गया और किसमें चेंज करना है उसके फार्मूले को भी आपने जान लिया, नोट कर लिया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो आपने लिख दिया सीता। लिख दिया कि नहीं लिख दिया डियर स्टूडेंट, लिखा कि नहीं। ओके, अब देखिए आगे क्या है। अब आपको निगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, क्या होगी, डेड। यहां क्या लिखेंगे, डेड। आपने डिड लिख दिया, ठीक, आपने क्या लिखा, डेड, क्या लिख दिया, डेड। अब क्या लिखना है, नॉट, सीता डिड नॉट। अब क्या लिखना है बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सिंग। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, सिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। अब ये हो गया आपका निगेटिव। ऐसे आपके पेपर में आते हैं। तो जो भी चीजें मैंने बताया उसी पर आपके क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया, डेड यू लाइक मी, क्वेश्चन मार्क, कह दिया ये अफर्मेटिव। इसे अफर्मेटिव में चेंज करिए। इसको किस में चेंज करिए, अफर्मेटिव में। ये पहले हम देखेंगे किस में दिया है। तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन है, चिन्ह है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव में है। अब देखें इंट्रोगेटिव निगेटिव में है कि केवल इंट्रोगेटिव में है। तो हम देख रहे हैं इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो ये केवल आपका क्या दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है। क्लियर है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो ये किस में दिया है बेटा, इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है। और अफर्मेटिव किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यह जो दिया है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है। तो अब आइए, अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखवाया गया है। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाइक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू लाइक्ड मी। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। किस टेंस का, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। इसे नोट कर लें। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। They called me. They called me. इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। दे कॉल्ड मी, कई बार बोर्ड में आया है, दे कॉल्ड मी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसको चेंज करेंगे। आप सबसे पहले देखिए किस टेंस में है। यहां वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, काल में ईडी जुटा है, तो ईडी जुटा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलने का फार्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, जिस टेंस की है उसकी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट लिखते हैं। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क का साइन। यही फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो दे कॉल्ड मी की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड होगी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिड। तो हम डिड लिख दें, कोई डाउट, लिखें, ओके, डिड हो गया। अब देखिए उसके बाद आपने लिखा है फार्मूला में सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, दे। इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, डिड दे, हो गया। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह दे दिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नॉट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट, डिड दे नॉट। उसके बाद क्या लिखा है फार्मूला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड दे नॉट कॉल।
उसके बाद क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिड दे नॉट कॉल मी, दे कॉल मी का क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, डिड दे नॉट कॉल मी। क्लियर है। एक और देख लें, लास्ट एग्जाम्पल, he did not love me, he did not love me। इसको आपको बनाना है अफर्मेटिव। इसको किसमें चेंज करना है डियर स्टूडेंट, अफर्मेटिव। आपने देखा कि डिड नॉट दिया है कि नहीं दिया है। जब डिड आ गया तो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की है, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो इसको हम किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। इसकी सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या है, ही है कि नहीं है, ही। इसकी सब्जेक्ट क्या है, ही। तो लिख दिए ही, यहां पर लिख दिए आपने ही। अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इसके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लव, लव में यदि जोड़ दीजिए लव, इससे आप लोग एकदम परिचित हैं। लव, ही लव। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ही लव्ड मी, ही लव्ड मी, फुल स्टॉप। तो आपने देखा ही डिड नॉट लव मी का अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज किया और उसमें आपने वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जब अफर्मेटिव की बात की जाती है तो वहां मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये जान लें, आपको वाइवा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इसीलिए इस टेंस को आप एकदम क्लियर, स्पष्ट, एकदम कंठस्थ कर लें, एकदम अपने दिलों और दिमाग में बैठा लें। इस टेंस से क्वेश्चन स्वयं पूछे जाएंगे। तो आज हम लोगों ने किस टेंस को पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा और विधिवत पढ़ा। उस टेंस को हम लोगों ने कंप्लीट भी किया, उस टेंस को नोट भी किया। मैं 1 मिनट में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्लियर कर देता हूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा। इंट्रोडक्शन में था, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आए ई आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसीलिए यह सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। उसके बाद हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि यहाँ पर वर्ब के 2 फॉर्म यूज होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसलेशन बनाने के नियम को पढ़ा, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुछ समझ में आ रहा है और इसी तरह से आप हमारे चैनल को और भी आगे देखते रहेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो आपके सामने आता रहेगा। थैंक यू।